गाइस आई थिंक आप लोगों की स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लैक एरिया विजिबल हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो मीटिंग के कंट्रोल्स है उसकी एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, इसी वजह से थोड़ा सा ब्लैक एरिया आ रहा है। आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से विजिबल हो रहा होगा हैश इंक्लूड stdio। ये मैंने मेंशन कर दिया था बिकॉज मैं यहाँ पे इनपुट रिलेटेड कुछ वर्ड्स काम में लेने वाली हूँ, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट नो कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है, तो उन वर्ड्स का मतलब इन हेडर फाइल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब प्रोग्राम का जो हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था, मेन से हमारे सारे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। अब मेन एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके का कोड है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस स्पेसिफाई करने हैं। अगर आप पैरेंथेसिस स्पेसिफाई नहीं करते हो तो आएगी एरर। तो यहाँ पे ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि मेन के बाद जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो आपका प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। तो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रेस और प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट है हमारा क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। लास्ट क्लास में मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट्स है वो आप लोगों को बता दिए थे, किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो 3 अलग लाइन में बार बार आप लिख सकते हो, इंट लेंथ, इंट ब्रेथ, इंट एरिया, या फिर आप एक ही लाइन में सेमीकोलन से सेपरेट करके तीनों को चीजों को लिख सकते हो, या फिर हम कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं उनमें एक ही तरीके की वैल्यू है। किस तरीके की वैल्यू है? इंट टाइप की वैल्यू, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू, मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें किसी भी तरीके का पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब आप चाहे कोई सा भी प्रोग्राम बनाओ, आगे जाके हम और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। अगर आपने यहाँ पे इस डिक्लेरेशन से पहले मान लीजिए कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया तो फिर एरर आ सकती है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद हम सारी चीजें मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना था, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो चार्ट जो हमने क्रिएट किया था, तो प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है और वेरिएबल को क्रिएट भी कर दिया है। उसके बाद मैंने एक पैरेललोग्राम क्रिएट किया था और एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था, एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर फॉर अ रेक्टेंगल। तो अगर हमें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन को काम में लेते हैं। प्रिंट एफ मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखे। अब जितने भी मैसेजेस होते हैं वो डबल कोट्स के अंदर मेंशन किए जाते हैं। तो एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे मैसेज के तौर पे काम में लिया। अब डबल कोट्स को हमने स्टार्ट किया है तो इस डबल कोट्स को क्लोज करना जरूरी है, वरना प्रोग्राम में एरर आएगी। पैरेंथेसिस को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है तो पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज करना भी जरूरी है, वरना यहाँ पे आपकी एरर आएगी। ये रूल्स है, सिंटेक्स है जो हमें फॉलो करना होता है। अब सी के अंदर हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन करते हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया हमारा। सबसे पहला मैसेज हमने डिस्प्ले करवा दिया है यूजर को बताने के लिए कि उसे लेंथ की वैल्यू इनपुट करवानी है। अब जब वो वैल्यू इनपुट करवाएगा तो वो वैल्यू कहाँ जाके सेव होगी? वो वैल्यू सेव होगी हमारी मेमोरी के अंदर जाके। अब मेमोरी में अलग अलग तरीके की लोकेशंस है। कल मैंने आपको लोकेशन का कंसेप्ट बताया था, हमारा जो हाउसिंग वाला सिस्टम होता है, कॉलोनी का सिस्टम होता है, उसकी हेल्प से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अलग अलग प्लॉट नंबर होते हैं। उसी तरीके से मेमोरी में जितनी भी लोकेशंस हैं उनके भी अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। तो वेरिएबल कौन सी लोकेशन पे सेव है ये हमें स्पेसिफाई करना होता है, और हमें स्पेसिफाई करना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका मतलब है कि हम किस टाइप की वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं, और इनपुट लेने के लिए हमें काम में लेना होता है स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ लिखा है, अब फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएंगे। पैरेंथेसिस को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए लिखना है? इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए, क्योंकि लेंथ के अंदर हमने इन टाइप का वैल्यू को यूज करके ही काम करवाना। तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जाता है दैट इज %d। अब ये तो हो गया किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, वैल्यू कहाँ पे आएगी।
तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद हमें एक कॉमा मेंशन करना है, उसके बाद आता है एम्परसेंड। अब इस एम्परसेंड को हम हमेशा सी के टर्म्स में कहेंगे एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ मतलब मेमोरी के अंदर जहां पे भी लेंथ नाम की लोकेशन क्रिएट है, उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर कर दो जो यूजर ने इनपुट करी है। तो एड्रेस ऑफ का मतलब है वो जगह जहां पे लेंथ स्टोर है, वो लोकेशन, वो एड्रेस जहां पे लेंथ स्टोर है। और लेंथ क्या है? हमारे वेरिएबल का नाम, एक लोकेशन का नाम जो एक वैल्यू होल्ड करेगा। तो यहाँ पे यूजर ने जो भी इनपुट किया है उसे मैंने लेंथ के अंदर स्टोर करवा दिया है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे ब्रेथ के लिए भी इनपुट लेना था, तो फिर से हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि वो किस तरीके की वैल्यू जो है वो इनपुट करने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट्स जैसे मैंने लेंथ के लिए लिखे थे। सबसे पहले यूजर के लिए इंफॉर्मेशन, ताकि उसे समझ में आ जाए कि वो किस चीज के लिए इनपुट देने वाला है, तो प्रिंटफ एंटर ब्रेथ इन सेंटीमीटर। अब बिल्कुल सेम सिंटेक्स हमने फॉलो किया है, डबल कोट स्टार्ट किए हैं तो इक्वल टू के बाद डबल कोट्स क्लोज भी करेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है तो पैरेंथेसिस क्लोज भी होगा, और फिर उसके बाद सेमीकोलन से हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो स्कैन एफ। स्कैन एफ के बाद में फॉर्मेट स्पेसिफायर, किस टाइप की वैल्यू आएगी और कहाँ पे वो वैल्यू आएगी। तो मेमोरी में जिस भी एड्रेस पर ब्रेथ नाम का लोकेशन क्रिएटेड है वहां पे जाके वैल्यू को स्टोर कर दो। यस, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हमने ब्रेथ वेरिएबल के अंदर भी इनपुट ले लिया है। अब यहाँ पे दोनों इनपुट स्टेटमेंट के बाद हमने क्या किया था? हमने प्रोसेसिंग करवाई। प्रोसेसिंग मतलब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ऐसा फॉर्मूला जो क्या करेगा, हमें कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट जनरेट करके देगा, जिससे हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाएंगे। अब रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, दैट इज एरिया। तो फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम जिसमें रिजल्ट स्टोर करवाना चाहते हैं हमें उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है, उसके बाद आता है इक्वल्स टू का सिंबल। अब इस इक्वल्स टू के बाद हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है, अब रेक्टेंगल के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे जो ब्रेथ का सिंबल है, यानी कि सॉरी जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है दैट इज एस्टेरिस्क। यूजुअली जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम वहाँ पे x एज अ सिंबल को मेंशन करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको एस्टेरिस्क एज अ सिंबल काम में लेना है। तो सपोज यूजर ने लेंथ के अंदर अगर 10 इनपुट दिया है और ब्रेथ के अंदर 8 इनपुट दिया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 पहले रिजल्ट कैलकुलेट होगा दैट इज 80, और फिर वो जो 80 है वो इस एरिया के अंदर असाइन होगा। देखिए, जब मैंने आप लोगों को प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताया था तब मैंने वहां पे 3 पार्ट्स बताए थे, एक प्रोसेसर होता है, एक रैम होता है और एक हमारी हार्ड डिस्क होती है जहाँ से प्रोग्राम लोड होकर रैम के अंदर जाता है। फिर कैलकुलेशन, मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और ALU होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी और एक रिजल्ट जनरेट करेगी। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है, जो कैलकुलेशन करती है, उसके लिए एज सच कोई फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला के लिए हम इक्वल्स टू काम में लेते हैं, ये जो सिंबल है ये कहलाता है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे होगा क्या? इट इज अ फॉर्मूला। अब मैथमेटिकल के टर्म्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो है वो राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होगा, वो एक वैल्यू जनरेट करेगा और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल प्रेजेंट है वो वैल्यू उसके अंदर जाके असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन है वो भी हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करवाना है? हमें जो कैलकुलेट हुआ है उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो किसी भी मैसेज को अगर हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो तो हम काम में लेते हैं प्रिंट एफ मेथड। अब मैसेज कुछ इस तरीके का मैंने आप लोगों को बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग
हैविंग क्या, लेंथ सेंटीमीटर, हैविंग कितना लेंथ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब फ्लो चार्ट हम लोगों ने क्रिएट किए थे तो वहां पे हम लोगों ने प्लस सिंबल काम में लिया था मैसेज और वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम प्लस सिंबल को काम में नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम काम में लेते हैं कॉमा को। अब वो कैसे काम होता है एक बारी मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग परसेंट डी सेंटीमीटर लेंथ एंड परसेंट डी सेंटीमीटर ब्रेथ। लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेसिक डेफिनेशन बताई थी तब मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की वैल्यूज के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को काम में लेना होगा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स काम में लिए हैं, एक लेंथ की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है, एक ब्रेथ की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, और एक एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैसेज को क्लोज करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें एक कॉमा स्पेसिफाई करना है और उसके बाद जिस सीक्वेंस में हमें वैल्यूज प्रिंट करवानी है उस सीक्वेंस में हमें वेरिएबल्स के नेम मेंशन करने हैं, यानी कि लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा एरिया। तो अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहला जो हमारे पास में परसेंट डी का सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे जो ये परसेंट डी का सिंबल है ये क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उस वैल्यू से जो लेंथ के अंदर स्टोर्ड है। यानी कि सपोज अगर लेंथ के अंदर यूजर ने 10 इनपुट किया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 10 सेंटीमीटर लेंथ हमारे पास में आउटपुट आएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे ब्रेड की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो फिर से हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेना होगा परसेंट डी। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैंने मेंशन किया है सेकेंड वैल्यू है ब्रेड नाम के वेरिएबल की, तो अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर ब्रेथ के अंदर 8 इनपुट किया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 8 सेंटीमीटर ब्रेथ। जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे स्पॉटलाइट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। यस हम बात कर रहे थे यहाँ पे लास्ट हमारे मैसेज की। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो हमारा मैसेज है, लास्ट जो परसेंट डी का मैंने सिंबल काम में लिया है दैट इज परसेंट डी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहली दो वैल्यूज यानी कि लेंथ और ब्रेथ तो वहां पे सब्स्टिट्यूट हो गई। सिमिलरली जो थर्ड वेरिएबल मैंने मेंशन किया है वो थर्ड वेरिएबल क्या करेगा, थर्ड परसेंट डी की जगह अपनी वैल्यू को लाके रख देगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 80, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 80। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे प्लस सिंबल के बजाय हमें क्या करना होगा, परसेंट डी यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को काम में लेना होगा। अब जिस सीक्वेंस के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम मेंशन किए हैं उसी सीक्वेंस में उनकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होती जाएंगी। तो एक बार मैं इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद जिसकी जो क्वेरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने फाइल है वो rect.c नाम से सेव की है। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ द जूम मीटिंग कंट्रोल्स जो स्क्रीन है वो कम्प्लीटली आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रही होगी, तो एक बार हम कंपाइल करके देख लेते हैं, हो सकता है प्रोग्राम में कुछ एरर हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने Alt F9 प्रेस किया है शॉर्टकट की, कंपाइलिंग में प्रोग्राम सक्सेसफुल है, किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे लिंकिंग वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पे लिंकिंग के लिए मुझे कंपाइल पे जाना होगा और
L यानी कि लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिंकिंग भी सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है। और उसके बाद है एग्जीक्यूशन, दैट इज Ctrl+F9। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक मैसेज आ चुका है। वो मैसेज जो मैंने प्रिंटफ के अंदर दिया था सबसे पहला, एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर इक्वल्स टू। अब सपोज मैंने यहाँ पे 10 एज अ इनपुट दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक मैसेज दिया था, एंटर ब्रेथ इन सेंटीमीटर। सपोज मैंने यहाँ पे 8 एज अ इनपुट दिया, तो अब लेंथ के अंदर 10 चला गया है और ब्रेथ के अंदर 8 चला गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ आउटपुट डिस्प्ले तो हुआ, ठीक है, लेकिन वो वापस से हम एडिटर पे शिफ्ट हो गए। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें आउटपुट स्क्रीन पे जाके हमारा आउटपुट चेक करना होगा। उसके लिए क्या करना है, हमें Alt F5 शॉर्टकट की को प्रेस करना है। तो देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से ही आपको वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करवानी होगी। अगर आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बस आप लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू %d स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपने %d मेंशन नहीं किया है तो वेरिएबल की वैल्यू कभी भी प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू। अब हम एंटर प्रेस करेंगे या कोई भी की प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे हमारे मेन प्रोग्राम पे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, पर पहले इस वाले पार्ट के अंदर किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर? देखिए यहाँ पे जैसे कि मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, बार बार हमें आउटपुट स्क्रीन पे जाना पड़ता है। अब एक बार ही तो मैंने आप लोगों को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बता दिया था, मैं एक और बार ही आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ और क्या प्रॉब्लम आती है और क्या सोल्यूशन है उसका फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक और बारी इसको एग्जीक्यूट करना है। अब हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने किसी भी तरीके के चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए। ऑब्जेक्ट कोड बन गया है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, लेकिन अगर आप फिर भी कंपाइल करना चाहो तो कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मुझसे फिर से इनपुट मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्टेटमेंट था हमारा, जहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हो रहा है, वहीं से वापस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। क्यों वहां से स्टार्ट हुआ है? क्योंकि कर्सर वहीं पे आके रुका हुआ था। तो पहले एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर मांगा गया है, मैंने दे दिया मान लीजिए 7, यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया। फिर नेक्स्ट इनपुट मुझसे मांगा गया, यहाँ पे मैंने 5 इनपुट कर दिया। अब 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 35। तो अब देखिए फिर से जो हमारी स्क्रीन है वो गायब हो गई है। Alt F5 करके जाएंगे तो सेकंड टाइम आउटपुट आ गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 7 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बारी बारी हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार आउटपुट स्क्रीन पे जाना पड़ रहा है आउटपुट को चेक करने के लिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम काम में लेते हैं गेट ch फंक्शन। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, एक कैरेक्टर का इनपुट जब तक हम नहीं दे देते तब तक ये वेट करता है। और ये जो फंक्शन है ये प्रेजेंट होता है कोनायो नाम की हेडर फाइल के अंदर। तो अब अगर हमें इस फंक्शन को काम में लेना है तो पहले हमें conayo.h हेडर फाइल को मेंशन करना होगा। कोनायो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब है स्टैंडर्ड जो डिवाइसेस है हमारे पास में इनपुट आउटपुट के लिए। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर। तो इसलिए आउटपुट मॉनिटर पे आता है और इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं। लेकिन जो हमारे पास में कंसोल है, जो ब्लैक स्क्रीन आती है जहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारा आउटपुट आता है, अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ काम करवाना होता है तो वहां पे हम conayo.h हेडर फाइल को काम में लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लास्ट में get ch फंक्शन को काम में लिया है। अब यहाँ पे होगा क्या
कैलकुलेशंस होंगी और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अब गेट सी एच क्या करेगा, एक कैरेक्टर के इनपुट का वेट करेगा, यानी कि जब तक हम एक कैरेक्टर का इनपुट नहीं दे देते तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। मतलब क्या है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। देखिए फिर से मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया है, थर्ड टाइम मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। पहली बार मैंने 4 इनपुट किया है, दूसरी बार भी मैंने 4 इनपुट किया है। अब अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखिए हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो अब गायब नहीं हुई है। क्यों गायब नहीं हुई है, क्योंकि हमने लास्ट स्टेटमेंट में गेट सी एच मेंशन किया है। गेट सी एच क्या करेगा, वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक हम एक कैरेक्टर का इनपुट उसे प्रोवाइड नहीं करवा देते। तो तब तक हमारी स्क्रीन जो है वो यहीं की यहीं रहेगी। अब कोई भी कैरेक्टर ABCD XYZ एंटर कुछ भी आपको टाइप करना है, जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करोगे यानी कि एक कैरेक्टर इनपुट करोगे वैसे ही हम पहुंच जाएंगे हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। तो बारी बारी अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे शिफ्ट नहीं करना है तो हमें काम में लेना है गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच मतलब गेट कैरेक्टर का इनपुट। अब वो कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है। सिमिलरली एक और फंक्शन जो मुझे आप लोगों को बताना है दैट इज CLRSCR। अब यहाँ पे देखिए मैंने जितनी बार भी मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है उतनी बार पुराना डेटा भी आ रहा है और नया डेटा भी आ रहा है। बहुत ही मैसी सा घौच पौच हो गया, पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से पहले पुराना वाला सारा डेटा क्लियर करना है, यानी कि कंसोल को क्लियर करना है, तो उसके लिए CLRSCR यानी कि क्लियर स्क्रीन नाम के फंक्शन को काम में लिया जाता है। अब ये जो फंक्शन है ये भी कंसोल conio.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए मैं जब इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करूंगी और फिर से जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में कंप्लीट ब्लैक स्क्रीन आ गई है, जो वो ब्लू डायलॉग बॉक्स आ रहा था वो भी चला गया है, एज वेल एज यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, मैं आपको डॉक जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में जो हमारे पास में पुराना वाला डेटा आ रहा था वो सारा डेटा जो है वो चला गया है, ठीक है। अब डायरेक्टली मेरे पास में एक मैसेज आ रहा है, मैंने यहाँ पे 23 इनपुट किया, सेकेंड टाइम मुझसे मैसेज मांगा गया है, मैंने 6 इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में जो मैसेज आया है दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 23 सेंटीमीटर लेंथ एंड 6 सेंटीमीटर ब्रेथ इन 138 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आपको पुराने वाले डेटा को क्लियर करना हो तो उसके लिए CLRSCR फंक्शन को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम यूजुअली वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही काम में लेते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को बीच में कहीं पे काम में ले लोगे तो क्या होगा, जो आपने इनपुट किया है ना वही आपकी स्क्रीन से हट जाएगी। तो हमेशा वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद हम CLRSCR का स्टेटमेंट लिखेंगे और हमेशा प्रोग्राम जब खत्म होने वाला होगा तो उससे जस्ट पहले हम गेट ch फंक्शन को काम में लेंगे। तो यहाँ पे बारी बारी जो हमें Alt F5 करके विंडो पे स्विच करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। एक और बारी में आपको फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा के दिखा रही हूँ। देखिए कंट्रोल F9 मैंने किया है, पूरी स्क्रीन क्लियर है, पुराना कुछ भी एग्जीक्यूट किया है सब कुछ गायब हो चुका है बिकॉज ऑफ CLRSCR फंक्शन। 5 मैंने इनपुट किया एज अ लेंथ, 3 मैंने इनपुट किया एज अ ब्रेथ। मैसेज आ गया मेरे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर ब्रेथ इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो कर्सर है वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रहा है। क्यों ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि वो एक इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ गेट ch फंक्शन। जैसे ही यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर प्रेस करूंगी ABCD या मैं एंटर प्रेस करूंगी तो वापस से हम पहुंच जाएंगे हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये हमारा एक सबसे पहला और करेक्ट प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। इट इज अ कंप्लीट प्रोग्राम इन कोड, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी मेथड के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को